एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आज भारतीय साहित्य के प्रश्न पत्र के बारे में बताना चाहूँगी। भारतीय साहित्य में 3 पुस्तकें पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। अग्निगर्भ, जिसकी लेखिका महाश्वेता देवी हैं, काशीराम कोतवाल, जिसके लेखक विजय तेंदुलकर हैं, और कोच्चि के दरख्त, जिसके लेखक के.जी. शंकर पिल्लई हैं। भारतीय साहित्य पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हम हिंदी साहित्य के अतिरिक्त दूसरे राज्य के साहित्यों का भी पठन पाठन कर सकें और समझ सकें कि हमारे दूसरे राज्यों में किस तरह की संस्कृति है, किस तरह की समस्या हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आज आपको अग्निगर्भ उपन्यास के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, विवेचन करना चाहूँगी। अग्निगर्भ उपन्यास महाश्वेता द्वारा रचित एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है। उस उपन्यास में लेखिका ने नक्सलवाद की मूल जड़ों तक पहुंचने का गंभीर प्रयास किया है। महाश्वेता जी का मानना है कि नक्सलवाद को आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक राजनीतिक एवं सामाजिक समस्या है, जिसका समाधान हम व्यवस्था में समुचित परिवर्तन करके कर सकते हैं। इसीलिए वे कहती हैं, जीवन गणित नहीं है और राजनीति के लिए मनुष्य नहीं है। मनुष्य के स्व अधिकार को जीवित रखने के अधिकार को सार्थक करना ही समस्त राजनीति का लक्ष्य होना उचित है। मुझे वर्तमान समाज व्यवस्था को बदलने की आकांक्षा है। मैं शुद्ध दलगत राजनीति में विश्वास नहीं रखती। स्वतंत्रता के 31 बरस में मैंने अन्न, जल, जमीन, कर्ज, बेगार किसी से भी देश के मनुष्य को मुक्ति पाते नहीं देखा। जिस व्यवस्था ने मुक्ति नहीं दी, उसके विरुद्ध शुभ्र, शुद्ध और सूर्य के समान क्रोध ही मेरी समस्त लेखन की प्रेरणा है। अग्निगर्भ उपन्यास का उद्देश्य भूमिहीन किसानों, मजदूरों, निम्न एवं पिछड़े वर्ग के आदिवासी मनुष्यों की दुर्दशा का चित्रण और समाज एवं सत्ता का उस ओर ध्यान आकृष्ट कराना है। आज़ादी के अनेक वर्षों के बाद भी इन किसानों एवं श्रमिकों को न भरपेट खाना मिलता है, न पीने को शुद्ध जल और न ही पहनने को साफ वस्त्र। शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि तो बहुत दूर की चीज़ है, जबकि इनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। ऊपर से जमींदारों एवं अभिजात्य वर्ग द्वारा उनका भरपूर शोषण किया जाता है। वे आज भी जानवर से बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। शिक्षा, अस्पताल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वे वंचित रह जाते हैं। ऐसे में यदि शोषित पीड़ित वर्ग में से कोई साहसी युवा सामंती हिंसा के विरुद्ध हिंसा को चुन ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेखिका हमें कथा के माध्यम से बताना चाहती है कि हमें मेदी, लेपचा, भोटिया, संथाल, उरांव, राजवंशी और गोरखा संप्रदाय के इन आदिवासी लोगों को मूलभूत अधिकार दिलाने होंगे, तभी नक्सलवाद की समस्या का समाधान संभव है। अग्निगर्भ उपन्यास में शोषित एवं पीड़ित खेतीहर मजदूरों और श्रमिकों की समस्या को बसाई टुडू नामक पात्र के द्वारा अत्यधिक सूक्ष्मता एवं विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। बसाई टुडू संथाल जाति का युवक है, जो अपनी जाति और समाज पर होने वाले अत्याचारों से बहुत दुखी हो जाता है और जमींदारों एवं शासन के प्रति विद्रोह की भावना रखने लगता है, क्योंकि उसे सरकार पर भरोसा नहीं है। पहले जब वह अपने दोस्त काली सांत्रा के साथ कम्युनिस्ट पार्टी में था, तब सरकार के प्रति पूर्ण आशावान था, पर जब उसने धीरे धीरे महसूस किया कि पुलिस और जमींदारों की मिली भगत से संपूर्ण समाज में अन्याय पराकाष्ठा पर है, तब उसने अपने मित्र से दोस्ती तोड़ दी और नक्सलवाद को अपना लिया। पर उसने दोस्ती केवल विचारों के कारण तोड़ी थी, वैसे वो दोनों दिल से एक थे। वहाँ
वह देखता कि उसके राज्य में, उसके गांव में किसी पर भी अन्याय हो रहा है तो वह तुरंत पहुंच जाता और एक क्रांति की तरह अन्याय करने वाले पर टूट पड़ता और स्वयं बच निकलता। ऐसा 4 बार होता है। पुलिस और प्रशासन हर बार सोचते हैं कि बसाई टुडू मर गया है, पर वह हर बार बच निकलता है और उसके मित्र काली सांत्रा को शिनाख्त करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि काली सांत्रा के अतिरिक्त और कोई बसाई टुडू को पहचानने में सक्षम नहीं है। स्वतंत्रता के बाद 1968 में घोषणा हुई कि मिनिमम वेज अर्थात न्यूनतम मजदूरी 3 रुपये 54 पैसे होगी। औरतें 3 रुपये 27 पैसे और बच्चे मजदूर को 2 रुपये 2 पैसे मिलेंगे। 100 में से 10 मजदूर ये कहते कि उन्हें पता ही नहीं है कि भारतवर्ष स्वतंत्र है, अतः उन्हें न्यूनतम मजदूरी की भी जानकारी नहीं है। परंतु प्रताप आड़तिया बड़े लोगों को 37 पैसे और छोटों को 30 पैसे देता था। धान और रुपए कर्ज लेते समय भी खाते में अंगूठा निशानी देना पड़ता था। अतः सरकार द्वारा घोषित मजदूरी के बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि किसानों और मजदूरों का शोषण होते देख बसाई टुडू से नहीं रह जाता और वह बनारी गांव में प्रताप के विरुद्ध हमला बोल देता है। प्रताप के घर में घुसकर बंदूक दिखाकर संदूक खोलकर 937 रुपये निकाल लेता है एवं प्रताप और उसके साथी महेंद्र को मौत के घाट उतार देता है और स्वयं बच निकलता है। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस को खबर आती है कि बसाई टुडू पुनः एक्शन में है। सन 1972 में रामेश्वर जिद पकड़ता है कि वह इस बार गांव के आसपास के कटैया से काम नहीं कराएगा, अपितु बाहर से कम मजदूरी पर कटैया बुलाएगा, परंतु वह अपने गांव के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देगा। बसाई और रामेश्वर के मध्य न्यूनतम मजदूरी को लेकर वाद विवाद होता है। झगड़ा बढ़ जाता है और बसाई की बच्ची रामेश्वर के गले में घुस जाती है। संताल भागने लगते हैं। पुलिस उन पर गोलियों की वर्षा करती है। धान के खेत में संताल जाति के लोग तीर बरसाने लगते हैं। खेतों में आग लगा दी जाती है। इन सब के दौरान एसआई की मृत्यु हो जाती है। एएसपी के पेट में बर्छी घुस जाती है और बसाई के पैर में पुलिस के द्वारा गोली लग जाती है। वह गिर जाता है। सबको लगता है कि वह मर गया। सुबह से शाम तक अनेक लोग बसाई की लाश की शिनाख्त करते हैं। बसाई का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। डीएसपी एवं रामेश्वर को इलाज करके बचा लिया जाता है। एसआई को वीर चक्र प्रदान किया जाता है। उसकी विधवा के लिए कोका कोला की दुकान शासन द्वारा प्रदान की जाती है। 6 बसें राशन की दुकान रामेश्वर को मिल जाती है और गरीब एवं शोषित वर्ग की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि बसाई टुडू फिर एक्शन में है। बाकली गांव का जमींदार है सूर्य साहू। सूर्य साहू किसानों का शोषण तो करता ही है, पर खेतों के लिए पानी भी नहीं देना चाहता। किसान आवश्यक मूल्य देना चाहते हैं, पर वह मनमानी करके ज़्यादा धनराशि मांगता है। किसानों में विद्रोह पनपता है। मदद के लिए फिर से बसाई टुडू उपस्थित होता है और वे सूर्य साहू को बांधकर नहर में फेंक देते हैं। सेना के द्वारा सभी संथालों को घेर लिया जाता है। गोलियों की वर्षा होती है। लाशों का ढेर लग जाता है। एक लाश उठकर कहती है, मैं हूँ बसाई टुडू। उस व्यक्ति को बांधकर गोलियों से भून दिया जाता है। काली सांत्रा को शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि बसाई टुडू को गैंग्रीन हो गया है। वह बुरी तरह रोगग्रस्त है और इसी रोग के दौरान अस्पताल में एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। काली सांत्रा को फिर शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। तत्पश्चात एक और ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन कदम कुआं। उसके अंतर्गत ये खबर आती है कि बसाई टुडू पुलिस की गोलियों से मारा गया। इस समय प्रेस पर भारी सेंसर था, इसलिए खबर सीधे नहीं निकली। खबर को घुमा फिराकर प्रकाशित किया गया।
सन 1977 में MW एक्ट अर्थात मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर फिर से उपद्रव होने लगते हैं। सब सोचते हैं कि बसाई फिर एक्शन में है, परंतु काली सांत्रा उसके लिए इस बार काफ़ी चिंतित है। वह उससे मिलने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर वह बसाई टुडू को याद करता रहता है, उसकी पुरानी मित्रता को याद करता है और याद करके प्रसन्न भी होता है और दुखी भी होता है। इस तरह वह चरसा गांव के जंगलों की ओर बढ़ता जाता है। कुछ दूर बरगद पाकड़ की जड़ के आगे उसे द्रौपदी मिलती है। द्रौपदी बसाई टुडू की पूर्व प्रेमिका और उसके साथ नक्सलवाद के अधिकांश कार्यों में सहभागी रहने वाली स्त्री है। वह काली सांत्रा को संकेत से बसाई टुडू के पास जाने का मार्ग बताती है। जटा जाल से बनी वहाँ एक प्राकृतिक गुफा है जिसमें कच्ची मिट्टी की खुशबू आ रही है। काली सांत्रा को वह कब्र जानी पहचानी सी लगती है। इस बार सचमुच बसाई टुडू मर चुका है, परंतु उसके मरने की खबर किसी को नहीं है। पहली बार काली सांत्रा बसाई टुडू की सच में शिनाख्त कर लेता है और निराश और परेशान होकर वहीं पेड़ की जड़ों के ऊपर उदास होकर सो जाता है। इस प्रकार अग्निगर्भ उपन्यास में बसाई टुडू एक प्रतीकात्मक पात्र है जो अन्याय और शोषण के खिलाफ निरंतर आवाज़ उठाता है। वह एक बीज है और सामंतवादी व्यवस्था अग्निगर्भ। जब तक अग्निगर्भ रहेगा तब तक बीज बार बार उत्पन्न होते रहेंगे। अतः इस अग्निगर्भ अर्थात सामंती व्यवस्था को शांत करना होगा और जमींदारी प्रथा समाप्त करनी होगी, तभी नक्सलवादी समस्या का समाधान हो पाएगा।